हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ हमने वॉइस किया था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, दैट इज़ मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? मॉडल्स। तो मॉडल्स जानने के लिए स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा वर्ब का आइडिया होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि वर्ब जो है आपकी एक्शन को भी शो कर सकती है, नॉन एक्शन भी हो सकती है, पोजेशन भी हो सकती है, हैपनिंग को भी दिखा सकती है, बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकती है। तो अगर मैं बेसिकली वर्ब के टाइप्स की बात करूं, तो वर्ब को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब और एक को कहा जाता है मेन वर्ब। एक को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब और एक को कहा जाता है मेन वर्ब। ठीक है, तो इसके बारे में जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था तब भी मैंने थोड़ी सी बात इसके बारे में की थी। तो मेन वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स? नाम से ही हमें पता लगता है, मेन का मतलब होता है मुख्य। दैट मीन्स कि ऐसे वर्ड्स जिससे हमें एक्शन या फिर नॉन एक्शन या फिर हैपनिंग या फिर पोजेशन किसी भी चीज का पता लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब को ही कह दिया जाता है प्रिंसिपल वर्ब। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेन वर्ब बतानी है आपको या प्रिंसिपल वर्ब बतानी है, या प्रिंसिपल वर्ब पूछ लिया जाए तो हमें मेन वर्ब ही बतानी होती है। ऐसे ही देखो, नाम से ही हमें पता लगता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी वर्ब्स होंगी? जो हेल्प कर रही होंगी। किसकी हेल्प करेंगी? मेन वर्ब की हेल्प करेंगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो अगर आपसे ऑक्सिलरी वर्ब पूछ ली जाए, दैट मीन्स आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास दो टाइप हो जाती है, मेन वर्ब। दूसरा, आप मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब को ध्यान रख सकते हो जिसकी हम फॉर्म्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिसकी फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं। फॉर्म्स चेंज हो जाने का मतलब क्या है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, सेकंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, थर्ड में भी एग्जिस्ट करती है, और एस लगा सकते हैं या फिर आईएनजी लगा सकते हैं। इस तरीके से फॉर्म चेंज हो सकती है। बात करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कि राम प्लेइंग इन द फील्ड, राम प्लेइंग इन द फील्ड, फील्ड में जो है वो खेल रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या क्या हम इस सेंटेंस का आपके पास पूरा मीनिंग निकल के आ रहा है? क्या आप टाइम बता पा रहे हो कि ये कब काम हुआ होगा? जो हमने टेंस में पढ़ा था कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होने वाला है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वर्ब जो है वो यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे इज लगा दूँ, दैट मीन्स हमें बात समझ में आ जाती है कि काम जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है। और यहीं पे अगर मैं वॉज लगा दूँ तो काम जो है कहाँ हो चल रहा था? पास्ट में चल रहा था। और यहीं पे मैं अगर विल भी यूज कर लूँ तो काम जो है फ्यूचर में कंटिन्यू में रहेगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो चीज हम यूज करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, क्योंकि इसने क्या किया? मेन वर्ब की हेल्प की। मेन वर्ब की हेल्प की इसका टाइम बताने के लिए कि ये कब हुआ। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, हेल्पिंग वर्ब को भी आगे स्टूडेंट्स दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को कहा जाता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और एक को कहा जाता है मॉडल्स। एक को कहा जाता है मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मॉडल्स, दो टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स स्टूडेंट्स आपकी वो वर्ब्स होती हैं, नेक्स्ट हेडिंग जो बनाएंगे वो बनाएंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स आपकी वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती हैं और जो सेंटेंस में मेन वर्ब का काम भी कर सकती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती हैं और जो सेंटेंस में मेन वर्ब का काम भी कर सकती है। जैसे मैंने ये ऊपर वाला सेंटेंस लिखा, अगर मैंने इसको अंडरलाइन किया है और मैं आपसे पूछ रही हूँ ये कैसी वर्ब है, अब आपके पास खाली हेल्पिंग वर्ब ऑप्शन नहीं है, आपके पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ऑप्शन है, तो बिल्कुल हम इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस में इसको पूछूं तो इज किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि प्लेइंग मुझे मेन वर्ब दिख रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर, राम जो है वो एक टीचर है, क्या इसके बाद मुझे कोई और वर्ब दिखाई दे रही है? नहीं, और कोई भी वर्ब मेरे पास सेंटेंस में नहीं है। दैट मीन्स ये इज ही किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। ये इज ही किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ऐसे वर्ब्स जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर जाएं और जो दूसरे ही सेंटेंस में मेन वर्ब का काम भी कर जाए, उन्हें हम क्या कह देते हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है,
तो ये जो छोटी सी बातें हैं आपको ये ध्यान रखनी है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स आपकी इन नंबर कितनी होती हैं स्टूडेंट्स? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स आपकी इन नंबर 3 ही होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? बी, डू एंड हैव। बी, डू एंड हैव। इनकी कोई भी फॉर्म, हैव की कौन कौन सी फॉर्म होती है? हैज, हैव, हैड, हैड। ठीक है, ऐसे ही बी की फॉर्म की बात करूं तो प्रेजेंट में होती है इज, एम, आर, पास्ट में होती है वॉज, वर, और बीइंग कर देंगे या फिर बीन कर देंगे थर्ड फॉर्म। ऐसे ही डू की कौन कौन सी होती हैं? डू, डज, डिड और डन, और आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग, और ऐसे ही हैव पे आईएनजी लगाएंगे तो हैविंग। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये हमारी क्या होती हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो आपको ध्यान रखना है कि कब ये मेन वर्ब का काम कर रही हैं और कब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी आपके पास। क्लियर है? चलिए, अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है? मॉडल्स। तो हम, अगर मैं आपसे यहाँ से सिंपल पूछूं मॉडल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। अभी अभी हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब का ही ये टाइप है, तो मॉडल सबसे पहले तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ध्यान से समझना, जो मैं बेसिक समझाना चाह रही हूँ, अगर बेसिक हमारे समझ में आ जाता है तो सेंटेंस हमारा कभी भी गलत नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा दे गो देयर। दे गो देयर, टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने सेंटेंस को लिखा है दे गो देयर, वे वहां जाते हैं। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? विल। दे विल गो देयर, दैट मीन्स मैं कह रही हूँ वे वहां जाएंगे। तो मुझे बताओ कोई एक्शन हुआ क्या? कोई एक्शन हुआ? फ्यूचर की बात जब भी हम कहते हैं तो उसमें हमें कोई भी एक्शन नहीं दिखता। अगर मैंने विल लगाया दैट मीन्स कि मैंने कुछ पॉसिबिलिटी शो की है कि वे वहां जाएंगे। अब इस विल की जगह पे अगर मैं मे को यूज कर दूं तो भी मेरा सेंटेंस सही है। दे मे गो देयर, मे का मतलब होता है शायद, तो वे शायद वहां जाएंगे। अगर मैं यहीं पे मे की जगह पे माइट यूज कर लूं तो भी मेरा सेंटेंस सही है। दे माइट गो देयर, वे शायद ही वहां जाएंगे। दैट मीन्स कि इनकी हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मैं ये ना भी लगाऊं तो भी मेरा सेंटेंस जो है वो पूरा बन रहा था। अगर मैं ये वर्ड्स ना भी लगाऊं तो भी मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा था। दे गो देयर, वे वहां जाते हैं। दैट मीन्स कि ये जो चीज हमने लिखी, ये क्या लिखी? एक्स्ट्रा लिखी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मॉडल्स जो है वो आपकी एक्स्ट्रा वर्ब्स होती हैं, इनकी जरूरत नहीं होती। सिर्फ हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, या बहुत सारी चीजें हम एक एक करके मॉडल्स पढ़ेंगे तो आप देखोगे बहुत सारी चीजों को दिखाने के लिए हम किसको यूज कर लेते हैं? मॉडल्स को यूज कर लेते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जो मॉडल्स हैं वो कभी भी एक्शन को शो नहीं करते। मॉडल्स कभी भी एक्शन को शो नहीं करते। ठीक है, अगर ये एक्शन को नहीं दिखाते तो दैट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा वर्ब का काम करते हैं। ये एक्शन कोई भी नहीं दिखाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स? स्पीकर की इंटेंशन को शो करेंगे। स्पीकर की, बोलने वाले की इंटेंशन को शो करेंगे। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? नियत। ठीक है, तो मैंने कहा कि वो वहां जाएंगे, तो दैट मीन्स कि जिसने भी ये बात बोली उसकी सिर्फ हमें इंटेंशन पता लग रही है, एक्शन कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ स्पीकर की इंटेंशन को बताते हैं, कोई भी एक्शन नहीं दिखाते। ये एक्स्ट्रा वर्ब होती है। ठीक है, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मॉडल्स के बाद हमें, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो हमें एक मेन वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हमें इसके बाद मेन वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, और वो मेन वर्ब हमेशा ही किस फॉर्म में आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो मॉडल्स के बाद हम हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। इन सभी चीजों को लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लियर? चलिए, तो अगर हमें ये बेसिक सारी चीजें समझ में आई तो अब हमें क्या करना है? एक एक करके सारे जो हमारे मॉडल्स हैं उनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे दैट इज कैन। अब देखो, मॉडल्स को भी हम आगे दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा आपका प्योर मॉडल्स और एक होगा आपका पार्शियल मॉडल्स। एक होगा प्योर मॉडल्स, एक होगा पार्शियल मॉडल्स। प्योर कहने का मतलब क्या है? शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या है कि वो हमेशा ही किसका काम करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, किसी और चीज का काम नहीं करेंगे। लेकिन पार्शियल का मतलब क्या होता है? पक्षपात। पक्षपात का मतलब क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं, ये मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं, और ये एडजेक्टिव का काम भी कर सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं, मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं, और एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे मॉडल्स को हम क्या बोलेंगे? पार्शियल मॉडल्स। तो सबसे पहले मैं जो आपको कराने जा रही हूँ उसकी हेडिंग बनाएंगे दैट इज प्योर मॉडल्स। और प्योर मॉडल्स में सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे हम लोग दैट इज कैन। ठीक है, चलिए, तो अगर बात करें कैन की तो सबसे पहली बात तो ये प्रेजेंट टाइम में यूज होता है। प्रेजेंट टाइम के लिए हम कैन को यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए ये याद नहीं रखना सकना सके, ये सब चीजें आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ ये याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में हम इसको यूज करेंगे। इसके बाद अगर मैं इसके यूजेस की आपसे बात करूं तो मैं एक छोटी सी ट्रिक लिखवा रही हूं आपको। एक ही लाइन में आपको सारे यूजेस इसके याद रह जाएंगे। तो जो स्मॉल में लिख रही हूं उसको स्मॉल में ही लिखना,
जो कैपिटल में लिख रही हूँ उसको कैपिटल में ही लिखना। दैट इज पोप सो रहा है, पोप सो रहा है। ये इसके यूजर्स के लिए एक ट्रिक है आपके लिए, पोप सो रहा है। पी से लिखिए स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी, पी से लिखेंगे हम लोग पॉसिबिलिटी। पीई से लिखिए परमिशन, पीई से लिखेंगे परमिशन। एस से लिखिए सरप्राइज, एस से लिखेंगे हम लोग सरप्राइज। ओ से लिखिए अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। आर से लिखेंगे रिक्वेस्ट, आर से लिखेंगे रिक्वेस्ट और ब्रैकेट में लिख लेंगे इनफॉर्मल, ब्रैकेट में लिख लेंगे इनफॉर्मल। और ए से लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगर, एंगर, एबिलिटी एंड अथॉरिटी, एंगर, एबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए आपका जो है वो कैन यूज़ हो सकता है। इतने सारे यूजेस हैं जहाँ पे आप कैन को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ये सिंगल लाइन ध्यान में रखते हो तो आपको ये सारे यूजेस जो हैं वो ध्यान में रह जाएंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हमें इनको यूज़ करना है। तो सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी। सबसे पहला यूज़ है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो जब भी हमें संभावना शो करनी है तो बिल्कुल हम कैन को यूज़ कर सकते हैं। और ये पॉसिबिलिटी भी हमारे पास दो टाइप की होती है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो कैन की अगर मैं बात करूँ तो हम ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे एग्जाम्स की बात करें हम स्कूल की या कॉलेजेस की, तो वहाँ पे भी हमारे पास दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हमें चीज़ों को प्रूव करके दिखाना होता है, लेकिन थ्योरेटिकल में जो भी हम लिख के आ गए वही सही है, हमें उसको प्रूव नहीं करना होता। वही बात यहाँ पर है कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी ऐसी पॉसिबिलिटी जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। अब जरूरी तो नहीं कि हर कोई गलती करेगा, है ना, कि मान लो मैंने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन जो मेरे साथ में खड़े हैं या कोई और पर्सन है उसने एक भी गलती ना की हो, तो दैट मीन्स कि हम हर किसी के लिए ये बात नहीं बोल सकते। ऐसे ही अगर एक सेंटेंस और मैं बोलूँ आपको, अगर मैं बोलूँ कि लर्निंग इंग्लिश कैन बी अ रियल चैलेंज, लर्निंग इंग्लिश कैन बी अ रियल चैलेंज, इंग्लिश सीखना एक मुश्किल कार्य हो सकता है। अब अगर मुझे इंग्लिश आती है तो मेरे लिए ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए ये काम कैसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, फ्रेंच, मान लो मुझे फ्रेंच नहीं आती तो मुझे फ्रेंच सीखना कैसा कार्य लगेगा, कैसा काम लगेगा, मुश्किल लगेगा। तो दैट मीन्स कि हम हर किसी के लिए इन चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकते, हर इंडिविजुअल के लिए ये बातें अलग अलग होंगी। तो ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ में जो सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, वहाँ पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कैन का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं, कैन का यूज़ कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट था हमारा परमिशन। अब परमिशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि परमिशन जो है वो किसी को दी भी जा सकती है और किसी से परमिशन ले भी सकते हैं, दोनों ही बातें हो सकती है। तो चाहे आप परमिशन ले रहे हो, चाहे आप परमिशन किसी को दे रहे हो, दोनों ही जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, कैन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, ठीक है, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में इसके साथ में इसका आंसर भी दिखाई दे रहा है तो दैट मीन्स कि यस यू कैन, आप आ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमने किससे किया, कैन से, दैट मीन्स परमिशन हमने किससे मांगी है, कैन यूज करके मांगी है। तो इसका जो रिप्लाई बनेगा स्टूडेंट्स वो कैन में ही बनेगा। अब ध्यान रखना परमिशन के लिए हम लोग मे को भी यूज कर सकते हैं। जो डिफरेंस में हमने बातें पढ़नी है वो हम डिफरेंस में ही पढ़ते जाएंगे। ये ऐसे नहीं सोचना आपने कि मे मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तभी इसको लिखेंगे, कैन में पढ़ा रही हूँ तो यही इसके साथ ही आपको डिफरेंस में लिखना है। अब परमिशन के लिए हम मे भी यूज कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ था सेंटेंस में, डैश आई कम इन। अब आपको ऑप्शन में कैन भी दिख रहा है और ऑप्शन में आपको मे भी दिख रहा है, तो हम क्या फिल करें, क्योंकि दोनों ही परमिशन के लिए यूज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रायोरिटी आपको मे को देनी है। प्रायोरिटी किसको देनी है, मे को, क्योंकि मे जो है वो विनम्रता शो करता है, पोलाइटनेस को शो करता है, और पोलाइटनेस को शो करता है तो दैट मीन्स कि हमें कैन की जगह पे क्या फिल करना है, मे फिल करना है। अगर मे हमें ऑप्शन में ही गिवन नहीं है फिर हम कैन को फिल कर सकते हैं। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर मे दिया हुआ है तो आपको रिप्लाई में भी मे ही करना पड़ेगा,
दोनों जगह जो मॉडल है वो सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन तो कैन से कर लिया, आंसर आपने मे से कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो परमिशन किसी को दे भी सकते हैं, परमिशन किसी से ले भी सकते हैं। किसी को परमिशन देना, मान लो मैं ये बोल दूं यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ यू कैन गो नाउ, और मैं ये भी बोल सकती हूँ यू मे गो नाउ, ठीक है। और अगर मैं मे यूज करके बोल रही हूँ दैट मीन्स कि वो मेरी पोलाइटनेस को शो कर रहा है, विनम्रता को शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारा दैट इज सरप्राइज। जब भी हमें आश्चर्य शो करना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी आपका सरप्राइज का एक सेंटेंस होगा तो पीछे आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि हाउ कैन बी यू सो स्टूपिड, हाउ कैन बी यू सो स्टूपिड, दैट मीन्स मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही कि आप कितने मूर्ख हैं, मैं कह रही हूँ आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। तो जब भी आप सरप्राइज आपको शो करना हो तो आप किसका यूज कर सकते हो, कैन का यूज कर सकते हो। इससे पहले वाला पॉइंट जो मैंने आपको कराया है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सरप्राइज से इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर भी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी से भी इतना क्वेश्चन आपके पास पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आई एम फ्री नाउ आई कैन हेल्प हर, मैं अब फ्री हूं और मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, मैं अब फ्री हूं और मैं अब उसकी मदद कर सकती हूँ। दैट मीन्स मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास अवसर है उसकी मदद करने का, तो ये दो बातें लिख लीजिए। एक एक एग्जाम्पल आपको बस इनका पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट था दैट इज अ रिक्वेस्ट, और ब्रैकेट में हमने लिखा स्टूडेंट्स इनफॉर्मल, ठीक है। अब इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल का मतलब होता है फ्रेंडली, इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है फ्रेंडली, और फॉर्मल का मतलब क्या होता है ऑफिशियल। अब अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे ऑफिस में जाके रिक्वेस्ट करनी है, दैट मीन्स कि वो रिक्वेस्ट कैसी होगी, फॉर्मल होगी, क्योंकि हम दोनों का लेवल सेम नहीं है, वो टीचर है और एक स्टूडेंट है, तो उन दोनों का लेवल सेम नहीं है टीचर और स्टूडेंट का, क्योंकि एक टीचर हो गया एक स्टूडेंट हो गया, तो वो रिक्वेस्ट जो कहलाएगी वो कैसी कहलाएगी, फॉर्मल कहलाएगी। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है और दूसरा भी स्टूडेंट है और वो दोनों एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट कैसी कहलाएगी, इनफॉर्मल कहलाएगी, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, जब लेवल सेम है दैट मीन्स इनफॉर्मल है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब लेवल सेम नहीं है तो वहां पे हमें कैन को यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कैन आई टॉक टू राम, कैन आई टॉक टू राम, यही सेंटेंस मैंने लिखा कैन आई टॉक टू मिस्टर राम, कैन आई टॉक टू मिस्टर राम, और एक सेंटेंस मैंने लिखा कैन आई टॉक टू हिम, कैन आई टॉक टू राम, कैन आई टॉक टू मिस्टर राम, कैन आई टॉक टू हिम, ठीक है। अब देखो मैंने डायरेक्ट नाम लिया है, अब डायरेक्ट नाम लिया है तो सेम लेवल के बंदों का ही नाम लिया जा सकता है। दैट मीन्स कि ये रिक्वेस्ट मुझे कैसे दिख रही है, इनफॉर्मल दिख रही है। मैंने यहाँ पे कैन को फिल कर दिया, सेंटेंस ठीक है। नीचे वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, मिस्टर राम। अब मिस्टर लगा दिया मैंने, दैट मीन्स कि मुझे दिख रहा है कि ये रिक्वेस्ट कैसी हो गई, फॉर्मल हो गई, और फॉर्मल हो गई तो हमें कैन की जगह पे क्या यूज करना है स्टूडेंट्स, कुड यूज करना है। फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं। इसको लिख लेना, कुड में मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। फॉर्मल रिक्वेस्ट की जब हम बात करेंगे तो कैन की जगह पे अगर आपको वहां कैन दिखाई दे रहा है तो हम किसको फिल करेंगे, कुड को फिल करेंगे, ठीक है। अब कैन आई टॉक टू हिम, अब हिम से मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो आप कैन भी फिल कर सकते हो और कुड भी फिल कर सकते हो। बात आती है अब तीनों ही सेंटेंसेस में, बात ये आती है अगर आपके पास सेंटेंस फिलिंग द ब्लैंक्स में था और आपको ऑप्शन में कैन भी दिखाई दे रहा है और कुड भी दिखाई दे रहा है, तो प्रायोरिटी स्टूडेंट्स हम, चाहे आपकी इनफॉर्मल हो चाहे फॉर्मल हो, अगर आपको ऑप्शन में कुड भी दिखाई दे रहा है तो हम कुड को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट हम सेम लेवल वालों को भी दे ही सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कैन और कुड दोनों ऑप्शन में दिख रहे हैं तो हम प्रायोरिटी कुड को देंगे, कुड को फिल करेंगे तीनों ही सेंटेंसेज में। लेकिन अगर कुड नहीं दिखाई दे रहा है फिर हम कैन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा रिक्वेस्ट के बाद ए से लिखिए सबसे पहले एंगर, सबसे पहले बात करते हैं हम एंगर, गुस्से की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि शट योर माउथ कांट यू,
शट योर माउथ कांट यू। तो जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कहते हैं कि मुंह बंद करो अपना, चुप रहो। ऐसे ही हम कहते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ठीक है। तो इस तरीके की जब हम बात बोलते हैं, हमें सेंटेंस पढ़ते ही दिख रहा है कि ये एक एंगर का सेंटेंस है, तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे कैन को यूज कर सकती हूँ। नोट लगाने से सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है कि सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी आपको एक्शन एंगर शो करना हो तो बिल्कुल आप कैन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स अधिकार। ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकार। तो अगर मैं बोलूं कि एनी पुलिसमैन कैन चेक योर ID कार्ड, ठीक है। कोई भी पुलिसमैन आपका ID कार्ड जो है वो चेक कर सकता है। दैट मीन्स कि ये अथॉरिटी है पुलिसमैन के पास, ये अधिकार है उस पुलिसमैन का कि वो आपका ID कार्ड चेक कर सकता है। तो आप अथॉरिटी को शो करने के लिए भी किसका यूज कर सकते हो, कैन का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट अगर हम बात करें तो दैट इज एबिलिटी। और ये कैसी एबिलिटी होगी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट की एबिलिटी होगी। दैट मीन्स वो योग्यता, वो क्षमता जो आपके अंदर अभी भी है, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो एबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वो इस बॉक्स को उठा सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ही कैन राइड अ बाइक, वो एक बाइक जो है वो चला सकता है, बाइक राइड कर सकता है। तो दैट मीन्स ये उसमें एबिलिटी है, ये उसमें क्षमता है। तो जब भी हम प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम कैन को यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो कैन आपका इसके साथ कंप्लीट हो जाता है मॉडल। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे दैट इज कुड। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए कुड। सेकेंड हेडिंग बनाइए कुड, ओके। सबसे पहली बात तो ये पास्ट फॉर्म है किसकी, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन की ये पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ तो आपको सिंपली कैन को किसमें चेंज कर देना है, कुड में चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ही सेड दैट ही कैन गो देयर, वो वहां जा सकता है। दैट मीन्स सेंटेंस मेरा किसमें शुरू हुआ, पास्ट में। सेड जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो मुझे कैन को क्या कर देना है, कुड कर देना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में ये देखने को मिलता है सबसे पहला, ठीक है। तो ये पास्ट फॉर्म है किसकी, कैन की। इसके बाद जब हम सेकंड इसका यूजेस की बात करूं तो अगर आपने कैन के यूजेस सीख लिए हैं तो इसके यूजेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने कैन को देखा था रिक्वेस्ट के लिए, तो इसमें हम रिक्वेस्ट कैसे यूज करेंगे, फॉर्मल यूज करेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एबिलिटी की, तो कैन कैसी एबिलिटी को शो करता था, प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करता था। कुड कैसी एबिलिटी को शो करेगा, पास्ट की एबिलिटी को शो करेगा। पास्ट की एबिलिटी कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं व्हेन आई वॉज किड आई कैन प्ले क्रिकेट। जब मैं बच्चा था तो मैं क्या खेल सकता था, क्रिकेट खेल सकता था। दैट मीन्स कि ये एबिलिटी, ये क्षमता मेरे अंदर अब नहीं है। मान लो मैं क्रिकेट खेलने की स्किल भूल गई हूँ, या फिर अब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकती, तो अब मुझे दिख रहा है कि जब मेरा सेंटेंस पास्ट में है तो ये पास्ट की एबिलिटी की बात की गई, तो मैं कैन की जगह पे क्या यूज करूंगी, कुड का यूज करूंगी। तो जब हमें पास्ट की एबिलिटी को शो करना है तो हम कुड का यूज करते हैं, और जब हमें प्रेजेंट की एबिलिटी शो करनी होती है तो हम कैन का यूज करते, पास्ट की एबिलिटी दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। आई थिंक ये बातें हमें क्लियर हो गई हैं। चलिए, अगर ये सारी चीजें हमें समझ में आई तो एक लास्ट नोट बना लेंगे कैन और कुड के लिए। नोट बना के लिखेंगे, अगर हमें सेंटेंस में कैन या कुड दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ में हमें बी एबल टू यूज नहीं करना है। या तो कैन कुड यूज होगा सेंटेंस में, या फिर बी एबल टू यूज होगा। इन दोनों में से एक ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि कैन और कुड भी एबिलिटी को शो करते हैं और बी एबल टू भी एबिलिटी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि वी कैन बी एबल टू कम टुमारो, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि हम कल आ सकते हैं, संभावना है कि हम कल आ सकते हैं। वी कैन बी एबल टू कम टुमारो। अब कैन भी लगा दिया और बी एबल टू भी लगा दिया, ठीक है। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि दोनों में से एक यूज होना है, तो मैं एक को हटा देती हूँ, ठीक है, बी एबल टू को रख लेती हूँ। लेकिन कैन को हटाओ और सेंटेंस पढ़ के देखो, वी बी एबल टू कम टुमारो, क्या सेंटेंस हमारा पूरा हो रहा है? नहीं। दैट मीन्स मुझे यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो मैं हमेशा ही एरर किस में निकाल के आऊंगी, इसमें एरर निकाल के आऊंगी। कैन को नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर मैं बी एबल टू को हटा भी दूं तो भी मेरा सेंटेंस पूरा है, वी कैन कम टुमारो,
वी कैन कम टुमारो, तो जो एरर निकलेगा वो यहीं पे निकलेगा स्टूडेंट्स। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कैन और कुड के साथ हमें बी एबल टू को यूज नहीं करना है। क्लियर? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, नेक्स्ट मॉडल लिखेंगे, इकट्ठा ही लिखेंगे मे एंड माइट, मे एंड माइट। अब दोनों के दोनों ही मे भी और माइट भी दोनों के दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं, संभावना दिखाने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहला यूज है ये इनका, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज होते हैं। अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो हम मे को यूज करेंगे, और अगर पॉसिबिलिटी कम है तो हम किसको यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी किसी काम के होने की संभावना अगर ज्यादा है तो हम मे को यूज करेंगे, और काम के होने की संभावना अगर कम है तो हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। पर हमें ये पता कैसे लगेगा? तो ये पता लगेगा स्टूडेंट्स, हमें सेंटेंस में कोई ना कोई सिचुएशन या कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी गई होगी, कोई ना कोई सिचुएशन या कोई ना कोई कंडीशन हमें जरूर दी जाती है ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इट इज अ सनी डे, इट इज अ सनी डे, इट मे रेन टुडे, इट इज अ सनी डे, इट मे रेन टुडे। मैं कह रही हूँ कि आज धूप निकली हुई अच्छी खासी, शायद वर्षा हो, शायद बारिश हो सकती है। तो मुझे बताओ सनी डे है तो रेन होने के चांसेस बढ़ गए या घट गए? बिल्कुल घट गए। तो यहाँ पे मे नहीं आ सकता, हमें क्या फिल करना पड़ेगा? माइट फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस सनी की जगह लिख देती इट इज अ क्लाउडी डे, तो क्लाउडी हो गया, तो दैट मीन्स कि रेन होने के चांसेस क्या हो गए? बढ़ गए। तो रेन होने के चांसेस अगर बढ़ गए तो हमें वहाँ क्या यूज करना पड़ेगा? मे का यूज करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब किसी काम के होने की संभावना ज्यादा हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी आपको कंडीशन या सिचुएशन दी गई है, अगर ज्यादा चांसेस हैं तो हम मे का यूज करेंगे, और अगर कम चांसेस हैं तो हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। तो ये सबसे पहला यूज है आपका पॉसिबिलिटी का, मे और माइट के लिए। सेकेंड पॉइंट जो लिखेंगे स्टूडेंट्स वो मे के लिए लिखेंगे, एंड दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इच्छावाचक वाक्य। दैट मीन्स कि जिसमें हम किसी को ब्लेस करते हैं, या किसी को विश करते हैं, या फिर किसी को कर्स करते हैं। कर्स का मतलब होता है शाप देना। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस की सबसे पहली पहचान तो क्या होती है कि पीछे आपको क्या दिखाई देता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाई देता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, हम लोग बोलते भी हैं मे शी लिव लॉन्ग, मे शी लिव लॉन्ग, उसकी आयु जो है वो लंबी हो। ऐसे ही हम बोलते हैं मे गॉड सेव हिम, मे गॉड सेव हिम, भगवान उसको बचा ले। ठीक है, दैट मीन्स कि हम ये विश कर रहे हैं कि भगवान उसको बचा ले। तो जब भी हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाई देता है तो हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हमेशा ही मॉडल सिर्फ और सिर्फ मे यूज होगा, कभी भी माइट आप इसमें यूज नहीं करेंगे। तो जब भी आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाई देता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें क्या होता है आपके पास कि आपको एक एक्शन गिवन होता है, उसके बाद कंजंक्शन आपको दिखाई देता है सो दैट, और उस कंजंक्शन के बाद आपको इस एक्शन का पर्पस गिवन होता है। दैट मीन्स ये एक्शन हमने क्यों किया है उसका पर्पस हमें गिवन होता है। तो अब पर्पस जब भी हमें दिखाना है तो हम यहाँ पे मे भी यूज कर सकते हैं और माइट भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? ये फिक्स ही रहेगा, सो दैट जो है वो फिक्स ही रहेगा बीच में। लेकिन मे हम कब यूज करेंगे? जब हमारा एक्शन किस में होगा? प्रेजेंट में। और माइट हम कब यूज करेंगे? जब हमारा एक्शन किस में होगा? पास्ट में। ठीक है, तो मे और माइट भी फिक्स रहेंगे। अगर एक्शन प्रेजेंट में है तो हम मे यूज करेंगे, और एक्शन अगर हमारा पास्ट में है तो माइट यूज करेंगे। पता किससे लगेगा? आइडिया किससे लगेगा? जैसे ही आपको सेंटेंस में सो दैट दिखे तो एक बार ये चेक करना कि इसके आगे पीछे जो सेंटेंस लिखा गया है वो एक्शन पर्पस का तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं वी ईट सो दैट वी कैन लिव, वी ईट सो दैट वी कैन लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। दैट मीन्स कि ये एक्शन है, हम खाते हैं, इसका पर्पस क्या है? ताकि हम जिंदा रह सकें। अब जब हम इसकी हिंदी निकालते हैं तो हमें सेंटेंस बिल्कुल सही दिखता है, क्योंकि कैन के लिए हमें रटा हुआ होता है कि सकना, सकते हैं, सकता है, ये सब चीजें कैन के लिए होती है, तो हमें सेंटेंस में कोई भी एरर नजर नहीं आता। लेकिन बीच में मुझे क्या दिखाई दे गया? सो दैट दिखाई दे गया, फिक्स है। तो दैट मीन्स मुझे ये चेक करना है एक्शन का पर्पस तो गिवन नहीं है, और पर्पस ही गिवन है हमें, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे?
मे को यूज़ करेंगे। अगर ईट की जगह एट होता तो कैन की जगह पे क्या कर देते हम लोग, माइट कर देते, क्योंकि सेंटेंस मेरा किस में चला गया, पास्ट में चला गया। सेंटेंस किस में चला गया, पास्ट में चला गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो मे माइट में आपको ये थोड़ी सी बातें जो है वो ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर यहाँ पे भी आप एक नोट बना लीजिए, छोटा सा नोट बना के लिखेंगे मे और माइट के अंदर भी, कि जब आपको सेंटेंस में मे माइट दिखाई दे रहा है तो इसके साथ में आपको पॉसिबली या फिर लाइकली वर्ड नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि मे और माइट भी पॉसिबिलिटी को शो करते हैं और पॉसिबली और लाइकली का मतलब भी पॉसिबिलिटी ही शो करना होता है। तो या तो सेंटेंस में ये यूज़ होंगे या फिर सेंटेंस में ये यूज़ होंगे, दोनों में से एक ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ वी मे पॉसिबली कम टुमारो, वी मे पॉसिबली कम टुमारो, हो सकता है हम कल आएँ। तो दैट मीन्स कि अगर मैं मे को हटा दूँ तो मुझे यहाँ किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट मीन्स मैं पॉसिबली को हटा दूँ तो मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। तो एरर जो निकालेंगे वो कहाँ निकालेंगे, पॉसिबली पे ही एरर निकालेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, वी मे कम टुमारो, वी मे कम टुमारो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है मे और माइट के लिए। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, मे और माइट के बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाइए शुड एंड ought to, शुड एंड ought to। नेक्स्ट मॉडल्स हैं हमारे शुड एंड ought to, ठीक है। शुड और ought to एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं, इनके यूजेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनके यूजेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कब आपको शुड यूज करना है और कब आपको ought to यूज करना है। यूजेस इनके बिल्कुल सेम रहेंगे। दैट मीन्स कि आप शुड की जगह ought to यूज कर सकते हो और ought to की जगह पे शुड का यूज कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनके यूजेस की बात करूँ तो सबसे पहला यूज होता है स्टूडेंट्स एडवाइस का, या फिर मैं बोलूँ जब हमें कोई सजेशन देनी होती है किसी को तब हम शुड का यूज कर सकते हैं या ought to का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यू शुड वॉक डेली, यू शुड वॉक डेली, तुम्हें डेली जो है वो वॉक करनी चाहिए, तो शुड से भी सेंटेंस सही है। और अगर यहाँ पे आप ought to लगा देंगे तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। तो शुड भी सही है और ought to भी सही है। अब बात आती है यहाँ एरर करेक्शन में तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या होता, फिलिंग द ब्लैंक्स होता, और आपको ऑप्शन में शुड भी दिखाई दे रहा है और आपको ऑप्शन में ought भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब आपको दोनों ऑप्शन में दिखाई दे तो सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, ये देखना है कि वर्ब से पहले टू लगा हुआ है या नहीं। अगर वर्ब से पहले टू नहीं लगा है और ought के साथ भी टू नहीं है तो ये फिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या फिल होगा, आपका शुड फिल होगा। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे आपको वर्ब से पहले टू दे देती तो फिर आपका शुड कभी भी फिल नहीं हो सकता, फिर क्या फिल होगा, ought फिल होगा। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस टू की पोजीशन जरूर देख लेना, टू यहाँ पे गिवन है या सेंटेंस में गिवन है, कहाँ गिवन है, ठीक है। अगर शुड भी गिवन है और ought के साथ टू भी गिवन होता, अगर दोनों ही गिवन है और फिर भी हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है बोथ 1 and 2, तो फिर प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ought to को, क्योंकि ought to जो है वो पोलाइटनेस को शो करता है, विनम्रता को शो करता है, ठीक है। तो ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एडवाइस या फिर सजेशन आपको किसी को देनी हो तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, शुड या ought to का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे दैट इज मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी का मतलब क्या है, नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम सिर्फ किसी को सलाह दे सकते हैं, सिर्फ वो बात बोल सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को फॉलो करें या ना करें। जैसे मैं कहूँ कि आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो दैट मीन्स कि मैं ये आपसे फोर्सफुली ये काम नहीं करा सकती, ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप ऐसा करें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यू शुड, या फिर ought to भी आ सकता है, बिल्कुल, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका एडवाइस भी बन गया और हमारी एक मोरल ड्यूटी भी बनती है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार जो है वो होना चाहिए, तो ये हमारे नैतिक कर्तव्य बनते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि वी शुड हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद हमें करनी चाहिए, तो वो भी हमारी कैसी ड्यूटी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है। तो उसके लिए हम शुड का भी यूज कर सकते हैं और ought to का भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस जो है वो आपका गलत
नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कंजंक्शन होता है हमारे पास लेस्ट। क्या कंजंक्शन होता है? लेस्ट। और लेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, और ये क्या है? एक कंजंक्शन है। तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको लेस्ट वाले सेंटेंस में अगर किसी मॉडल का यूज करना है तो वो मॉडल हमेशा शुड यूज होगा, ought to भी यूज नहीं होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम ये बात पढ़ लेते हैं ना कि शुड और ought to एक दूसरे की जगह पे आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हम यूँ सोचते हैं कि अगर हमें ought to गिवन है तो सेंटेंस सही है कि शुड या ought to दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन लेस्ट वाले सेंटेंस में हम और कोई भी मॉडल यूज नहीं होगा, ये 100% श्योर है। हमेशा ही लेस्ट वाले सेंटेंस में अगर किसी मॉडल को यूज होना है तो वो हमेशा ही क्या यूज होगा? शुड यूज होगा। दूसरा बात, अगर मैं लेस्ट का मीनिंग देखूं तो मीनिंग मेरे पास आ रहा है ऐसा ना हो कि, और इसके अगर मीनिंग में ही ना वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि ये कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है स्टूडेंट्स? ये नेगेटिव वर्ड है। और अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो सेंटेंस में आपके पास नो नोट नेवर नहीं होना चाहिए। सेंटेंस में क्या नहीं होना चाहिए? नो नोट नेवर आपके पास नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी जाओ ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन जो है वो छूट जाए। एक बार मैं नोट लगा लेती हूँ ताकि आपको दोनों ही बातें समझ में आ जाए। तो जैसे ही मुझे लेस्ट वर्ड दिखा, दैट मीन्स नोट तो होना ही नहीं चाहिए, सीधा एरर तो यहीं पे हो गया, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है तो हमें नोट की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर लेस्ट है सेंटेंस में, दैट मीन्स कि इसके लिए मॉडल हमेशा ही शुड यूज होगा, कोई और जो मॉडल है वो यूज ही नहीं होगा, तो विल की जगह क्या हो जाएगा? शुड। अगर ये दोनों एरर नहीं है स्टूडेंट्स, तो हमें एक बार वर्ब का एरर जरूर चेक करना है कि कहीं पे यहाँ पे थर्ड फॉर्म ना गिवन हो, तो हमें वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। तो ये दोनों तीनों बातें ही हमें लेस्ट के लिए ध्यान रखनी है। ये दोनों तीनों एरर चेक करने के बाद ही हम लोग नो एरर निकालेंगे। अगर इनमें से कोई भी एरर ना हो तो, इनमें से अगर कोई भी एरर ना हो तभी हम नो एरर लगाएंगे, अदरवाइज हमें ये दोनों तीनों बातें जो हैं वो ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए, तो ये थे आपके शुड और ought to, शुड और ought to। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, नेक्स्ट के लिए हेडिंग बनाइए, दैट इज विल एंड शेल। विल एंड शेल, और ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हमने टेंस की बात की थी तो मैंने स्टूडेंट्स इसके नॉर्मल यूज की बात की थी। नॉर्मल यूज कहने का मतलब क्या था कि आई वी के साथ तो हम क्या यूज करते थे? शेल, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बच जाते थे उनके साथ हम क्या यूज करते थे? विल। ठीक है, ये बात हम टेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट यूज क्या आता है इसका कि क्या हम इनको, ये जो लिखा है हमने, क्या हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कहने का मतलब क्या है कि मैं आई वी के साथ विल का यूज कर सकती हूँ और अदर्स के साथ शेल का यूज कर सकती हूँ। तो वो कौन कौन सी कंडीशन आपके पास होंगी, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लिख लेंगे। जो स्मॉल में लिख रही हूँ उसको स्मॉल में ही लिखना, कैपिटल वाले कैपिटल में ही लिखना। ठीक है, दैट इज प्रॉमिस विद डीसी। अगर मैं इस ट्रिक को याद रखती हूँ तो मुझे इंटरचेंज वाले सारे यूजेस ध्यान रह जाएंगे कि कहाँ कहाँ हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कहने का मतलब क्या है? कहाँ कहाँ पे हम आई वी के साथ विल यूज कर सकते हैं, तो हमारा सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा। तो प्रॉमिस से तो प्रॉमिस ही बनेगा स्टूडेंट्स। WI से लिखिए विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। TH से लिखिए थ्रेट। TH से लिखिए थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी या फिर मुसीबत। D से लिखेंगे डिटर्मिनेशन। D से लिखेंगे डिटर्मिनेशन। ठीक है, और C से लिखेंगे स्टूडेंट्स कमांड। कमांड या फिर आप बोल सकते हो ऑर्डर। कमांड या फिर बोल सकते हो ऑर्डर या फिर बोल सकते हो कंपल्शन, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रॉमिस विद DC। एक एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका, ये नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले पॉइंट बनाइए, दैट इज प्रॉमिस। ठीक है, ये कौन से पॉइंट करा रही हूं मैं आपको? जब आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इफ यू स्कोर गुड मार्क्स I will give you a wristwatch।
इफ़ यू स्कोर गुड मार्क्स आई विल गिव यू अ रिस्ट वॉच। ठीक है, मैं कह रही हूँ अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगी, एक रिस्ट वॉच प्रोवाइड करूंगी। अब देखो मैंने सेंटेंस के साथ क्या यूज करके बोला है, विल यूज करके बोला है। शैल यूज करने से भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन जब मैंने इंटरचेंज कर दिया दैट मीन्स कि मैं आपको क्या शो करना चाह रही हूँ, प्रॉमिस शो करना चाह रही हूँ। ठीक है, प्रॉमिस शो करना चाह रही हूँ। तो जब हमें प्रॉमिस शो करना हो स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल हम इनको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आई के साथ यहाँ पे विल भी गलत नहीं होगा, शैल भी गलत नहीं होगा। शैल बोलेंगे तो नॉर्मल यूज हो जाएगा, हम प्रॉमिस नहीं शो कर रहे। लेकिन अगर मैंने आई के साथ विल लगा के बोला है दैट मीन्स कि हमने क्या शो कर दिया, प्रॉमिस शो कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, विलिंगनेस। विलिंगनेस में देखो अगर मैं बोल दूं आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी। एक तो मैंने आई के साथ विल लगा दिया, मैं कह रही हूं कि मैं आपकी मदद करूंगी, दैट मीन्स मैंने आई के साथ अगर विल लगा के बोला है तो ये एक प्रॉमिस तो पक्का है। ठीक है, दूसरा मैं अपनी इच्छा भी जाहिर कर रही हूँ कि मैं हाँ आपकी मदद करूंगी, तो दैट मीन्स ये प्रॉमिस भी शो कर रहा है और विलिंगनेस भी शो कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं बोल देती आपको दे शैल हेल्प यू इन दिस मैटर, दे शैल हेल्प यू इन दिस मैटर, वे इस मैटर में आपकी मदद करेंगे, वे इस मैटर में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो इस मैटर में अगर वो आपकी मदद करेंगे दैट मीन्स कि ये प्रॉमिस भी शो कर रहे हैं, क्योंकि दे के साथ हमने विल यूज ना करके शैल यूज किया है, और दूसरा ये अपनी विलिंगनेस को भी शो कर रहे हैं। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास थ्रेट। थ्रेट मतलब धमकी या फिर मुसीबत, थ्रेट मतलब धमकी या फिर मुसीबत। धमकी या मुसीबत कहने का मतलब क्या है, हम लोग यूज भी करते हैं आई विल किल यू, आई विल किल यू, दैट मीन्स मैंने आई के साथ विल यूज किया है, तो मैं क्या शो कर रही हूँ, मुसीबत या धमकी शो कर रही हूँ। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि शी शैल पनिश यू, वो आपको पनिश करेगी, दैट मीन्स कि ये शी जो है वो यू के लिए क्या है, थ्रेट है। तो जब भी हम किसी धमकी या मुसीबत की बात करते हैं तो बिल्कुल हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, हमारा सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई विल स्कोर 100% मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन, I will score 100% मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, इस एग्जाम के अंदर मैं 100% स्कोर करूंगी, दैट मीन्स ये क्या है, ये मेरी डिटर्मिनेशन है, ये मेरी दृढ़ संकल्प है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास हों तो हम इनको बिल्कुल इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा इंटरचेंज में, दैट इज कमांड। लास्ट पॉइंट है हमारा इंटरचेंज में कमांड। कमांड का मतलब कि मैंने किसी को ऑर्डर कर दिया, वो कंपल्शन हो गया, किसी को कमांड कर दिया, ऑर्डर कर दिया, दैट मीन्स अनिवार्य कर दी वो चीज़ उनके लिए, और वो चीज़ अगर अनिवार्य कर दी तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कहने का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यू शैल बी प्रेजेंट हियर, यू शैल बी प्रेजेंट हियर फॉर द मीटिंग टुमारो, फॉर द मीटिंग टुमारो। ठीक है, कि आप कल मीटिंग के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो यू के साथ देखो मैंने क्या यूज करके बोला है, शैल यूज करके बोला है, दैट मीन्स कि ये इसके लिए कंपल्शन है, ये इसके लिए कमांड है, ये इसके लिए ऑर्डर है। और अगर हम इनको इंटरचेंज नहीं करते हैं तो दैट मीन्स वो हमारा कैसा सेंटेंस बन जाएगा, एक नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, इसी के अंदर विल शैल में ही नो इंटरचेंज, नो इंटरचेंज, दैट मीन्स कि जब आप इनको कभी भी इंटरचेंज नहीं कर सकते, जब भी आप इनको कभी भी इंटरचेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, आई वी के साथ शैल ही यूज करना है और अदर्स के साथ विल ही यूज करना है। तो अगर मैं बात करूं कैसे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, किसकी बात करूं, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपके पास कोई भी तो वहां पे आई वी के साथ शैल ही यूज होगा और बाकी सबके साथ विल ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि शैल वी टॉक टू दी मैनेजमेंट, शैल वी टॉक टू दी मैनेजमेंट, क्या हम मैनेजमेंट से बात करें। क्वेश्चन कैसा दिख रहा है आपको, या सॉरी सेंटेंस कैसा दिख रहा है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव है, वी दिखाई दे रहा है, वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल का ही यूज करेंगे। अगर मैं बोल देती विल यू ओपन दी डोर,
विल यू ओपन दी डोर। अब भी सेंटेंस आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि यू के साथ मैं क्या यूज करूंगी, विल का यूज करूंगी। तो जब भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिखाई दें तो उनको हम कभी भी इंटरचेंज नहीं करेंगे, आई वी के साथ शैल ही लगाएंगे और बाकी सबके साथ विल का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपको विल और शैल के लिए याद रखनी है। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिए, बाकी क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, तो इतना अपना रिवाइज कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल्स को देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।